इन साथियों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, लोन एनपीए हो गया है तो हो जाओ सावधान। जी हाँ साथियों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। दरअसल बहुत सारे कस्टमर्स को, बहुत सारे नए डिफॉल्टर्स को, जिनकी आर्थिक परेशानियां जिनके ऊपर चल रही हैं या फिर आर्थिक तंगी से वो लोग जूझ रहे हैं, तो रिकवरी वालों ने उन्हें एनपीए के नाम से बहुत ही ज्यादा डराना स्टार्ट कर दिया है। बहुत ही गलत गलत चीजें लोगों को बताई जाती हैं कि एनपीए हो जाएगा तो आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपके ऊपर केस फाइल हो जाएगी, आपके अगेंस्ट में एफआईआर हो जाएगी, हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। ऐसे ही फलाना ढिमकाना दसियों प्रकार की चीजें वो लोग बोलते हैं। तो आज मैंने सोचा कि इसी के ऊपर और एक वीडियो बनाते हैं। एक हमारे सब्सक्राइबर थे, उन्होंने रिक्वेस्ट भी करी थी। दरअसल हो क्या रहा है कि उनका अभी अभी दरअसल डिफॉल्ट हुआ है। उनके फादर कैंसर से बीमार चल रहे थे और हाल ही में उनकी डेथ भी हो गई उनके फादर की। ठीक है। अब कैंसर का आप लोगों को पता होगा कि इलाज बहुत ज़्यादा महँगा चलता है, ठीक है? तो गवर्नमेंट जॉब में थे, कुछ वगैरह लोन वगैरह लिया कुछ बैंक से, सैलरी उनकी पूरी नहीं पड़ पा रही थी। आखिरकार भाई साहब इतना खर्चा करने के बाद भी उनके जो है उनको एक बुरी खबर ही मिली, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, वो तो दिक्कत नहीं होती है। अब लेकिन जब भी जो कस्टमर है वो गवर्नमेंट जॉब में, आप लोगों को पता है, ठीक है? अब बेशक सैलरी तो इन हैंड उनको सही-सही मिल जाती है, लेकिन उनके ऊपर जो लोन हो रखा है, वो 25-30 लाख रुपए का हो रखा है। अब 25-30 लाख रुपए की ईएमआई जो बनती है, वो 1.5 लाख प्लस बन रही है और इनकी जो सैलरी इनको इन हैंड मिलती है, वो 60-70 मिलती है। ओके? कुछ कट-कुटा के उनको 60-70 हज़ार रुपए मिलती है। वो ईएमआई कैसे भरते हैं? पहली बात तो, बहुत कॉमन चीज़ होती है, समझ रहे हो? वो अगर एक की ईएमआई भर भी देंगे, तो एक छूट जाएगा, समझ रहे हो? तो इनका क्या हुआ था, अभी लोन डिफ़ॉल्ट हुआ था, तो इनको जो रिकवरी एजेंट्स हैं, वो एनपीए के नाम से बहुत ज़्यादा डरा रहे हैं। अब एक तो ये चीज़ आप लोग जान लो कि अगर किसी की गवर्नमेंट जॉब होती है ना, तो ये लोग उसको ज़्यादा हैरेस करते हैं। उसको ये सोचते हैं कि यार इसकी गवर्नमेंट जॉब है, तो इसको वर्बली ज़्यादा हम परेशान कर सकते हैं। क्योंकि देखो, एक प्राइवेट जॉब होती है, तो आदमी की जॉब अगर छूट भी जाती है, तो एक बार के लिए लग जाती है ना? दोबारा कहीं पर रिज़्यूम देंगे और मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है इतनी। लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब है, उसके लिए एग्ज़ाम क्रैक करा है, वैकेंसी आई है, उसके बाद कहीं जाके मिली है इतने सालों के बाद, ठीक है। अब उसमें भी दिक्कत है। अब हुआ क्या है, मैं आप लोगों को बताऊँगा। कस्टमर को बार-बार अलग-अलग रिकवरी वालों के द्वारा फ़ोन करा जा रहा था। फ़ोन करके बार-बार एक ही झूठ उनको बोला जा रहा था और हर एक बैंक वाले लमसम बोल रहे थे। क्योंकि वो लोग ऑक्यूपेशन में देख लेते हैं वहाँ पर कि बंदा क्या कर रहा है, बिज़नेस कर रहा है या फिर प्राइवेट जॉब में है या फिर गवर्नमेंट जॉब में है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, ठीक है? ये सारी चीज़ें वहाँ पर चेक कर लेता। तो इनको बार-बार एक झूठ बोला जा रहा था कि जी आप एक काम करो, पेमेंट करवाओ, वरना आपका लोन जो है वो एनपीए हो जाएगा और आपके ऊपर केस हो जाएगा, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाएगी, आपकी नौकरी चली जाएगी। एक बार केस फाइल हुआ तो आपकी नौकरी आपके हाथ से चली जाएगी। तो क्या इसमें सच में कोई सच्चाई है? तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इसमें कोई सच्चाई नहीं है मेरे भाई। पहली बात तो अगर हम लोग प्रैक्टिकली सोचें, आप लोगों को मैं एक बार प्रैक्टिकली एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। क्या बैंक हर एक लोन डिफ़ॉल्ट करने वाले के ऊपर केस फाइल करती है? जी नहीं, ठीक है। कुल मिला के अगर 100 लोग, 100 का आंकड़ा मान के चलते हैं, परसेंटेज के हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। पूरे इंडिया के अंदर जो लोन डिफ़ॉल्टर हैं, वो 6 करोड़ से ज़्यादा लोन डिफ़ॉल्टर हैं, ठीक है। 6 करोड़ से ऊपर लोन डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं। इतनी तो जेलें नहीं है हमारे पास, समझ रहे हो? कि अगर बैंक चाहकर भी आप लोगों के ऊपर केस करके आपको जेल करवाना चाहे, तो भी नहीं करवा सकते। क्योंकि इतनी जेलें ही नहीं है, सीधी-सी बात है, ठीक है? कोई एफआईआर आप लोगों के अगेंस्ट में हो नहीं सकती, सीधी-सी बात है अगर मैं एक वर्ड में कहूँ। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, ठीक है? 2025 में ही जजमेंट आई थी वो। कि किसी भी लोन धारक के ऊपर अगर वो मतलब अगर उसने कोई फ्रॉड नहीं करा है और उसका खाली लोन डिफ़ॉल्ट हुआ है, तो उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं हो सकती, पहली बात तो, ठीक है। और ये लोग जो आपको चूरन देते रहते हैं ना, ईसीएस बाउंस का या फिर चेक बाउंस के केस का, तो कोई भी बैंक घोड़े पे सवार नहीं रहता है, ठीक है? कि तुरंत आपका एनपीए होगा और आपके खिलाफ केस फाइल कर दिया जाएगा। हाँ, रूल्स में है कि वो एनपीए के बाद केस फाइल कर सकते हैं, लेकिन क्या सारे बैंक ऐसा करते हैं? नहीं करते, पहली बात तो। 100 में से कहीं 2-4 लोगों के ऊपर केस फाइलिंग होती है, ठीक है? वो भी कोई टाइम लिमिट नहीं होती कि तुरंत एनपीए के बाद होगा, कई लोग साल बर्बाद करते हैं, 1.5 साल बाद करते हैं, उससे भी कुछ होता नहीं है। अगर आपके अगेंस्ट में कोई एक आधा केस, जैसे मान लेते हैं 10 लोन आपके चल रहे हैं, मल्टीपल लोन्स 10 जगह से आपके चल रहे हैं, किसी एक ने आपके अगेंस्ट में ईसीएस बाउंस का केस फाइल कर भी दिया, सेम डे बेलेबल ऑफेंस है, कोई जॉब नहीं जाएगी, कोई कुछ नहीं होगा, मैं आपको पहले से समझा दूँ, ठीक है? लोगों को क्या लगता है कि अगर हमारे ऊपर केस फाइल हो जाएगा तो हमें सीधे जेल में डाल दिया जाएगा, हमारी जॉब में से हट जाएँगे हम लोग, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। केस चलने का मतलब ये होता है कि वो क्रिमिनल ऑफेंस लिखे हुए हैं, ठीक है? लेकिन जो लोन का मैटर होता है ना, वो क्रिमिनल में भी आता है और अपना सिंपल अगर कहा जाए एक वर्ड के अंदर,
तो वो सिविल में भी आता है, ठीक है। उसको ना प्रॉपरली क्रिमिनल करा गया है, ना प्रॉपरली सिविल करा गया है, ओके। तो उसके अंदर जब तक आप लोग केस हार गए, मतलब समझ रहे हो सिंपली वर्ड में, केस हार के आपको जेल ना हो जाए, सजा ना हो जाए, तब तक आपकी जॉब में कुछ फर्क नहीं पड़ने का, ओके। क्योंकि केस चल रहा है, कोई आरोप आपके अगेंस्ट में साबित नहीं हुआ है। और क्या अभी तक ईसीएस बाउंस के मतलब जो लोन के मैटर में किसी को जेल हुई है? मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इतने साल हो गए मेरे को और मैंने हजारों लोगों के केसेस देखे हैं, ठीक है, लोगों के ऊपर हुए हैं ईसीएस बाउंस के, बट किसी एक सिंगल बंदे को भी जेल नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि भाई ऐसा ऑफेंस है ही नहीं। जो पुलिस है, जो जज हैं, जो सामने वाले वकील है, उनको भी पता है कि एट द एंड इस केसेस के अंदर या फिर इन लोन वाले केसेस के अंदर आगे चल के सेटलमेंट ही होती है। फिर ये रिकवरी वाले आपको इतनी ज्यादा गोली क्यों देते रहते हैं, इतना ज्यादा डराते क्यों रहते हैं? मैं आप लोगों को समझा देना चाहता हूँ, किसी भी रिकवरी वाले में केस फाइल करने की ताकत तो छोड़ो, एक सिंगल नोटिस भिजवाने की ताकत भी नहीं होती है। आपको जो नोटिसेस आते हैं वो हमेशा आते हैं एडवोकेट का जो पैनल होगा, जो उनकी फर्म होगा, उसके थ्रू आते हैं, ठीक है। अब क्या वो जो एडवोकेट की पैनल है वो रिकवरी वालों से बात करके नोटिस भेजती होगी? नहीं। रिकवरी वाले हैं थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स, जिनकी 10-12 हज़ार रुपए की सैलरी होती है, कमीशन पर वो लोग जी रहे होते हैं। जो बैंक के एडवोकेट्स हैं वो उनको मुंह तक नहीं लगाएंगे। उनका सिंपल ये होता है, उनको जो केसेस मिलते हैं वो बैंक के थ्रू ही मिलते हैं, सीधी बात है, ठीक है। जो उनके एडवोकेट रहते हैं उनको ये भेजा जाता है कि भाई साहब ये 500 लोगों को नोटिस भेजना, तो वो भेजते हैं, सीधी सी बात है। अब होता क्या है, इन रिकवरी वालों को कहीं से पता लग जाता है कि इस दिन नोटिस जाने वाला है, तो इसीलिए वो लोग आपको कॉल करके डराने की ट्राई करते हैं, सिंपल अगर कहा जाए तो, ठीक है। और कई लोगों को उसी दिन नोटिस आ भी जाता है तो लोग और डर जाते हैं कि यार इसके पास तो पावर है, ये तो नोटिस भिजवा दिया मेरे को। अब क्या कोई रिकवरी वाला आपके अगेंस्ट में केस करवा सकता है? मैं अगर एक शब्द में कहूं सिंपली, तो आज ही घंटा कोई केस कोई रिकवरी वाला करवा ही नहीं सकता, ठीक है। केसेस ज्यादातर कैसे होते हैं, देखो जिस स्टेट में अगर कहा जाए, वैसे आप लोगों को पता होगा कि जो ईसीएस बाउंस के, चेक बाउंस के केसेस होते हैं, वो हमेशा घर से आपके कई बार काफी दूर करवाते हैं वो लोग जानबूझ के, ताकि आपके अगेंस्ट वो ज्यादा वो रहे, आपको आने जाने में दिक्कत हो, आपको थोड़ा मानसिक उत्पीड़न हो, ताकि आप लोग जल्दी सेटलमेंट कर लो, क्योंकि उनको भी पता है ये केस लड़ने से कुछ नहीं होगा, जितना जल्दी सेटलमेंट हो जाएगा उतना जल्दी बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये जो एसआई कैपिटल वाले हैं, ठीक है, उनका ज़्यादातर केसेस जो फाइल होता है वो कलकत्ता में होता है, क्योंकि उनकी एडवोकेट की फर्म कलकत्ता में होगी, ठीक है। जो हमारे टाटा कैपिटल वाले हैं उनके ज़्यादातर केसेस जो होते हैं वो अहमदाबाद में, मतलब गुजरात साइड में होता है, क्योंकि उनकी फर्म्स वहाँ पर होंगी, समझ रहे हो? ये जो हमारे क्रेडिट सेशन है उसके ज़्यादातर केसेस हमारे जयपुर में होते हैं, तो जयपुर में ज़्यादा फर्म होंगी उनकी। हीरो फाइनेंस वालों का, सॉरी, हीरो फिनकॉर्प वालों की, हाँ, उनके ज़्यादातर केसेस दिल्ली में होते हैं। क्यों? उनकी फर्म्स रहती हैं अलग-अलग जगह पे, वहाँ पर उनके केस फाइल होते हैं। रिकवरी वालों का उससे कोई मैटर ही नहीं होता। आपको रिकवरी वाले कभी भी केसेस के रिगार्डिंग डरा रहे हों या फिर किसी बात के ऊपर भी डरा रहे हो, तो आपको डरना नहीं है, आपको उन्हें सीधे बोलना कि तू जा करवा सकता है तो अभी करवा दे, एक काम कर। उसके पास कोई पावर नहीं है, वो खाली डराने के लिए आपको बैठा हुआ है वहाँ पर, जो आपको कॉल पे आपको मानसिक तनाव जो कहते हैं ना, वो आपको दे सके, और कुछ नहीं है। आदमी मानसिक तौर पे परेशान हो जाता है, फिर गलत-गलत चीज़ें सोचता है। मैं तो खुल के कहता हूँ कि आप रिकवरी वालों को जो भी आपको मानसिक तनाव दे रहा हो, आप उसको 4 गाली कॉल पे दो और कॉल काटो, आपको खुद से अंदर से अच्छा फ़ील होगा, जेनुइनली अगर कहा जाए तो, ठीक है। और बाकी लोन देने के पैसे अगर आपके पास नहीं है, तो आपको उतना डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं होता है, एट द एंड वही है कि राइट ऑफ के बाद एक अच्छी सेटलमेंट आप ले लो और बात खत्म हो जाएगी। अगर सेटलमेंट करने के पैसे नहीं है, तो भाई चलने दो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है। कईयों के ऊपर 50 लाख का लोन है, उनके पास सेटलमेंट करने के लिए 5 लाख रुपए भी नहीं है, तो कहाँ से होगी सेटलमेंट, है नहीं है? तो वो फिर हाथ-पैर मार के कोई फ़ायदा नहीं होता है, समझ रहे हो? तो आप लोग टेंशन फ्री रह सकते हो। साथियों, अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर और कोई प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी आपको आ रही है, तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है? जय हिंद सभी भाइयों।